अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं इस बार लेकर आया हूं क्लास 9 का 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय इस लेसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। यूनिट 1 और यूनिट 2 के तमाम लेसन्स और पोयम के एक्सप्लेनेशन आप मेरे चैनल E4U एक्टिविटीज पर देख सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा 3.1 पोयम ये भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। उसकी के साथ साथ क्लास 8 और 10 का ऑल लेसन है पोयम, मतलब तमाम सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, आप उसके जरिए देख सकते हो। ये जो लेसन है द फॉल ऑफ ट्रॉय, ये 2 पार्ट पर मुश्तमिल है। हम आज के वीडियो में पार्ट 1 देखेंगे और इंशाल्लाह कल इसका पार्ट 2 का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। पेज नंबर 69 से लेसन स्टार्ट होता है। पार्ट 1 द फॉल ऑफ ट्रॉय, मतलब ट्रॉय की बर्बादी। द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम ऑफ ट्रॉय, अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी। इलियड ये कहानी है इलियम या ट्रॉय की, जो एक अजीम और शानदार ट्रेडिंग सिटी मतलब कारोबारी शहर जो एशिया माइनर तंग समंदर के करीब बसा हुआ था, जो एजियन से लेकर ब्लैक सी तक जाता था। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ ऑफ कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, ये कारोबारी तौर पर भी और काश्तकारी के तौर पर भी सिचुएटेड था, बसा हुआ था, मतलब मजबूत था, कायम था। In front of the city was the sea over which sailed the ship of Troy carrying the goods and the grain. उसके सामने जो समंदर था वहां पर जो है ट्रॉय शहर के बहुत सारे जहाज सामान और अनाज लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। At the back rose the high peak of Mount Ida from which flowed many rivers and the stream. और इसकी बैक साइड में माउंट इडा नाम का एक बहुत ऊंचा और मजबूत पहाड़ था जहां से बहुत सारी नदियां और झरने बहा करती थी। At the back, from the which follow the many rivers and streams, the valleys among the hills were well watered and the fertile. मतलब जो वादी थी वो पानी से यानी पानी से भरपूर थी और फर्टाइल मतलब बहुत जरखेज थी। With corn growing in the fertile, यानी उस जरखेज मिट्टी के अंदर अनाज को उगाया जाता था। Fields and the cattle feeding on the rich grass, और जो जानवर होते थे वो इसके घास चरा करते थे। ऑफ द मेडोस, मतलब घास का जो मैदान होता था वहां पर ये चरा करते थे। और वाइल्ड द शीप फीड ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स, जबकि भेड़ बकरियां पहाड़ की ढलानों पर जो है तो स्लोप पर चरहा करती थी, मतलब चरागाह थी। यानी जो ट्रॉय शहर था वो एक शानदार कारोबारी काश्तकारी तौर पर जरखेज मिट्टी वाला और जो है एक मजबूत और ताकतवर शहर था। आगे कहता है सेकंड पैराग्राफ में, राउंड देयर सिटी द ट्रोजन हैव बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी। उन्होंने जो है तो समंदर के किनारे से चारों तरफ से जो है उसको एक दीवार से घेर लिया था, इसलिए समंदर की जानिब से कोई दुश्मन उन पर हमला नहीं कर सकता था। द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड द सिट एंड द वॉक ऑन इट, यानी जो दीवार थी वो इतनी चौड़ी थी कि लोग उस पर बैठ सकते थे, चल सकते थे। The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. और उसका एक बहुत यानी उन दीवार के अंदर एक बहुत मजबूत और ताकतवर एक ऊंचा गेट लगा हुआ था, दरवाजा था जो खुला रहता था, अक्सर खुला रहता था, जिसमें से लोग अपनी मर्जी से कभी भी आना और जाना किया करते थे, मतलब अंदर आना जाना क्या करते थे। बट इन द टाइम ऑफ द वॉर द गेट वुड बी क्लोज, लेकिन जंग के दौरान उस दरवाजे को जो है तो बंद कर दिया जाता था। एंड देन द सिटी वाज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, और बाद में जो है जब गेट बंद कर दिया जाता, अगर जंग हो जाती तो उस गेट को बंद कर दिया जाता और वो शहर एक मजबूत किले की मानिंद बन जाता था। Quite safe from the attack, protected by the wall surrounding, and it as well as the hill behind. यानी उस जब गेट को हमले के वक्त में बंद कर दिया जाता था और ये हमलों से उनकी हिफाजत करता था, क्योंकि ये दीवार के साथ साथ में जो बैक साइड में पहाड़ था इनकी वजह से भी ये महफूज था, ये ट्रॉय शहर। नेक्स्ट पैराग्राफ, thus Troy was a strong city, strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldier. मतलब ये जो ट्रॉय था एक मजबूत और ताकतवर शहर था जो
महफूज था उसकी दीवार की वजह से, और उसके साथ साथ उसके बहादुर सिपाहियों ने भी की हिफाजत की वजह से भी, मतलब डिफेंडेंट यानी बचाव की वजह से, यानी उसके जो सिपाही थे, बहादुर सिपाही थे, ये और दीवार, इनको जो है हमलों से और दूसरी चीजों से उनकी हिफाजत किया करती थी। आगे कहता है, बट ऑल द किंग्स एंड द हीरोज ऑफ द ग्रीस हैड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द ट्रोजन। लेकिन जो ग्रीक्स मतलब जो यूनान था, वहां के तमाम बादशाह और शहजादों ने जो है ट्रोजन के खिलाफ, ट्रोजन ट्रॉय में रहने वाले लोगों को कहा जाता है, ये जंग का ऐलान कर दिया, ये ऐलान जंग कर दिया था। और उसकी वजह क्या थी? बिकॉज द पेरिस ऑफ प्रिंस ऑफ ट्रॉय, यानी जो पेरिस था, जो वहां का शहजादा था, उसने हैज परसुएडेड हेलेन वाइफ ऑफ द ग्रीक्स किंग्स मेनेलस, यानी जो ग्रीक्स का किंग था मेनेलस, उसकी बीवी को कायल कर दिया था, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, टू इलॉप विथ हिम, और उसके साथ फरार हो गया था। He had brought her to Troy, और उसने भगाकर अपने साथ ट्रॉय, अपने मुल्क ले आया था। The Greeks wanted to take revenge on the Troy for the wrong done to Menelaus, और जो ग्रीस था, जो यूनान था, वो मिनेलस के साथ जो बुरा काम किया गया था, उसका बदला रिवेनेज लेना चाहता था। They sailed to the Troy and laid siege to the city, तो उन्होंने जो है ट्रॉय शहर की तरफ समंदर के जरिए वहां पर गए, सेल हुए, और उसके बाद जो है तो सेग मतलब उस शहर का चारों तरफ, यानी चारों तरफ से मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया, मतलब उसको तीनों साइड से घेर लिया। एक साइड तो पहाड़ था, उसका घेराव कर लिया। द ट्रोजन टू फॉल हार्ड एंड द सिख कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर, और ट्रोजन्स ने भी बड़ी हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ उनका मुकाबला किया, और वो सेग जो मुहासरा था वो 10 साल तक, यानी वो घेराव जो था वो 10 साल तक जारी रहा, मतलब वो जंग 10 साल तक जारी रही। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, यानी जंग रोजाना होती, बट द सेक डिड नॉट एंड, लेकिन मुहासरा खत्म नहीं होता, वो घेराव खत्म नहीं होता। ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी, एक तरफ वो ग्रीक्स जो थे वो शहर को हासिल नहीं कर पा रहे थे, एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, और दूसरी तरफ ये ट्रोजन उनको वापस भिजा नहीं पा रहे थे, सेल अवे नहीं कर पा रहे थे, उनको समंदर के रास्ते वापस भगा नहीं पा रहे थे। Every day the Trojans came out of their gates and the Greeks come out of their tents and the ship and the fighting went on. रोजाना का मामूल हो गया था, ट्रोजन्स अपने शहर से बाहर आते, गेट से बाहर आते, और जो ग्रीक्स थे वो अपने टेंट्स यानी खैमों से और शिप जहाजों से बाहर आते, और जंग जारी रहती। पेज नंबर 70। Sometime there were great battles बिटवीन द टू एनिमीज, कभी कभी उन दोनों दुश्मनों के दरमियान बहुत खतरनाक जंग होती। तो समटाइम्स दे वेयर सिंगल फाइट बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, तो कभी कभी दो बहादुर सरदारों के दरमियान सिंगल जो है तो यानी आमने सामने सिंगल फाइट्स होती। समटाइम्स ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स, कभी ग्रीक्स जो है तो ट्रोजन्स अच्छी बहादुरी का मुजाहरा करते, अच्छी जंग लड़ते, तो कभी ग्रीक्स, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट्स ऑन, लेकिन जंग जारी थी, मतलब इसका नतीजा नहीं कर रहा था, कभी वो उन पर भारी पड़ते तो कभी ये उन पर भारी पड़ते, मतलब जंग का कोई नतीजा नहीं कर रहा था। ना ग्रीक्स ट्रोजन को हासिल कर पा रहे थे, ना शहर में दाखिल हो पा रहे थे, और ना ट्रोजन्स उनको वहां से भगा पा रहे थे। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड वेयर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर, उस जंग के अंदर बहुत सारे बहादुर सिपाही दोनों तरफ के मारे गए। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस of his city of 9 years, the brave Hector was at last killed by the Achilles. 9 साल तक अपने शहर की हिफाजत करते हुए बहादुर सिपाही सरदार हेक्टर आखिरकार मारा गया एकिलिस के जरिए। whom none could resist, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। But Achilles himself was killed later on by a poison arrow that entered his heel, और बाद में जो है एकिलिस ने भी अपने आप को मार दिया, हिमसेल्फ खुदकुशी कर ली, उसकी एड़ी में जहर की तीर चुभ चुकी थी, यानी जहर की तीर के जरिए उसने अपने आप को खत्म कर लिया। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वॉन्डेड, उसके जिस्म पर सिर्फ एक वही हिस्सा था जहां वो जहर भरी तीर लगी थी, उसके हिल में, एड़ी में, उसके अलावा उसके जिस्म पर किसी किस्म का कोई निशान नहीं था। इससे अंदाज लगाओ कि 9 साल तक जंग में उसे एक खराश तक भी नहीं आई थी। वो इतना बहादुर और मजबूत सिपाही था जिसने अपने आप को कत्ल कर लिया था खुद अपने तौर पर। स्टिल लेटर उसके बाद पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड आल्सो बाय अ पॉइजन एरो, उसके बाद पेरिस जिसने उस मेनेलस की वाइफ हेलेन को भगा कर लाया था, उसने भी उस पॉइजन तीर के जरिए, एरो के जरिए अपने आप को खत्म कर लिया। द ट्रोजन वेयर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी,
ट्रोजन जो थे अपने शहरों में कैद रहकर थक चुके थे एंड द ग्रीक्स वेयर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन। और जो ग्रीक्स थे वो भी अपने घर वालों को कई सालों से नहीं देखने की वजह से तड़प रहे थे, तरस रहे थे। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन फिर भी जंग जारी थी। तो ये था पार्ट 1, यानी इसमें हमने देखे किस तरह से पेरिस की गलती की वजह से ग्रीस के बादशाह उन पर हमला कर देते हैं और ये जंग 10 साल तक जारी रहती है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। कभी वो उन पर हमला करते तो अच्छी तरह से जंग लड़ते तो वो कमजोर पड़ जाते, तो कभी ग्रीक्स वाले उन पर जो है तो हमला करते तो ट्रॉय वाले ट्रोजन्स कमजोर पड़ जाते, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकलता। यहां तक के 10 साल हो गए, ट्रोजन्स अपने शहर में कैद रह रहकर टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे, और जो ग्रीक्स थे वो अपने घर वालों को देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन फिर भी जंग जारी थी। तो ये था पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने इस लेसन को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कीजिए। लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने में वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन आपकी डिमांड की वजह से मैंने इसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया हूं। अगर आपको पसंद आया है तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं हमारे इसके पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन के साथ जल्द ही। तब तक बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।